हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप पर इसके पहले के वीडियो में मैंने विस्तार से चर्चा किया है। आज इसी क्रम में 1857 के महाविद्रोह के कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 के महाविद्रोह के प्रमुख जो कारण थे वो निम्नलिखित हैं। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और तात्कालिक कारण। अठारह सत्तावन के महाविद्रोह के प्रमुख कारण। मित्रों, राजनैतिक कारण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत की विजय आरंभ किया तो सबसे पहले देशी रियासतों पर नियंत्रण और फिर धीरे धीरे उनकी समाप्ति पर जोर दिया। यानी कि यहां हम ये कह सकते हैं कि देशी रियासतों पर नियंत्रण एवं धीरे धीरे उनकी समाप्ति। देशी रियासतों पर नियंत्रण एवं धीरे धीरे उनकी समाप्ति। राजनैतिक कारण के अंतर्गत बेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति और इसी के अंतर्गत अवध का विलय, यानी डलहौजी के समय में जो अवध का विलय किया गया वह भी राजनैतिक रूप से, राजनैतिक कारण के रूप में एक महत्वपूर्ण कारण स्वीकार किया जाता है। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। अवध का प्रथम चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था और विलय से पूर्व यहां का रेजिडेंट आउट्रम था। आउट्रम से पहले अवध का रेजिडेंट W.H. स्लीमन था। मित्रों, राजनैतिक कारण के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह का अपमान किया और यहां तक कि डलहौजी के समय मुगल बादशाह को लाल किला तक खाली करने के लिए कह दिया गया था। तो एक तरह से यह देखा जाए कि मुगल सम्राट उस समय भारतीय जनता के लिए एक आदर्श की नजर से देखे जाते थे। मित्रों, राजनैतिक कारण के बाद सामाजिक कारण की हम बात करते हैं। अंग्रेज लोग अपनी नस्ल और अपनी सर्वश्रेष्ठता
को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे और हमारे देश के हिंदुओं को बर्बर, मुसलमानों को कट्टरपंथी व बेईमान समझते थे। सामाजिक कारण के अंतर्गत ये सब बातें आम जन मानस के लिए बड़ी दुखद बातें थी। जनता में एक आक्रोश था और इसी के साथ साथ 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 17वां अधिनियम के तहत सती प्रथा का निषेध किया गया। डलहौजी के समय में गोद निषेध को मंजूरी दी गई और 1856 में कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। ये सामाजिक कारण जन सामान्य में आक्रोश के लिए पर्याप्त थे। भारतीय जन सामान्य ये समझने लगे थे कि अंग्रेज लोग हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें वो अंग्रेजियत की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर एक आक्रोश की भावना, विद्रोह की भावना व्याप्त थी। वो समय आने पर प्रस्फुटित हो गई। मित्रों, इसके बाद धार्मिक कारण पर अगर हम देखें तो धार्मिक कारण के तहत 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें ईसाइयों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई थी और 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम को लागू किया गया और इसके तहत यह प्रावधान था कि ऐसे भारतीय जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। और इसी के बाद हम आगे अगर देखें तो आर्थिक कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरते हैं। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की औपनिवेशिक शोषण नीति काफी हद तक जिम्मेदार थी और यहां से मतलब 1757 के प्लासी के युद्ध से औपनिवेशिक चरण की शुरुआत मानी जाती है। औपनिवेशिक चरण में लूट खसोट का युग प्रारंभ हुआ और यहां की धन संपदा को बाहर भेजा जाने लगा। अंग्रेज लोग अपने देश यहां की धन संपदा को भेजते थे। यहां की भूनीतियों को भी परिवर्तित कर दिया गया, लगान में वृद्धि कर दी गई, उद्योग धंधों का विनाश हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में कमी आई, अकाल की स्थिति पैदा हो गई। मित्रों, यहां तक आपने देखा आर्थिक कारण की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण भी काफी महत्वपूर्ण कारण था। सैनिक कारण के बहुत सारे उदाहरण माने सैनिकों के विद्रोह से संबंधित बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं 1857 की क्रांति से पूर्व भी, लेकिन वो उनका स्वरूप क्षेत्रीय था, उन्हें किसी न किसी तरह से दबा दिया गया। लेकिन यह जो 1857 का महाविद्रोह था इसे दबाया नहीं जा सका, इसे तत्काल दबाया नहीं जा सका। इसने 1857 के विद्रोह में सैनिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया था। सैनिक कारण के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले 1757 में हमको दृष्टिपात करना पड़ेगा। यहां 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल आर्मी का गठन किया गया और तत्कालीन जो बंगाल आर्मी थी उसमें विद्रोह की बात लगभग 7 साल बाद आई। सबसे पहले उसमें गोरे सिपाहियों ने विद्रोह किया और फिर भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया।
1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के दौरान 24 सिपाहियों ने बगावत किया और अपना गुट विरोधी लोगों के साथ मिला लिया। 1806 में यानी 10 जुलाई 1806 ईस्वी को बेल्लौर विद्रोह मद्रास में हुआ। इसका नेतृत्व बलवंत फड़के ने किया। यहां पर टीका व पगड़ी लगाने के खिलाफ विद्रोह किया गया। 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया और इसने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, खास करके स्मृति ग्रंथों में समुद्र पार जाने की मनाही थी। तो भारतीय सैनिकों ने समुद्र पार जाने से इनकार कर दिया था। 1884 ईस्वी में फिरोजपुर का विद्रोह हुआ। यहां पर 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया। इसमें सैनिकों को पत्र भेजने की जो निःशुल्क सुविधा प्राप्त थी उसको समाप्त कर दिया गया। मित्रों, 23 जनवरी 1857 को दमदम में सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूस के बारे में जानकारी सैनिकों को हुई और चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं एनआई ने विद्रोह किया। यहां जो विद्रोह हुआ वह चर्बी युक्त कारतूस को लेकर था। सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का विद्रोह महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर ह्यूजसन और लेफ्टिनेंट वाग को घायल कर दिया था। मित्रों, इसके बाद सैनिकों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह है वो मेरठ छावनी का है, जो 10 मई 1857 को हुआ और इसी से क्रांति की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत या महाविद्रोह की शुरुआत मान ली जाती है। तो कुछ लोग तो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के विद्रोह से इसकी शुरुआत मानते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान 1857 के महाविद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से मानते हैं। तो मित्रों, यहां तक जो है मैंने आपसे बात किया 1857 के महाविद्रोह के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे जो बात होगी वो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का विद्रोह, संगठन एवं तैयारी, यानी हम इसको ऐसे यहां पर एक फ्रेमिंग के तहत अगर हम कहें तो इसके बाद सैनिक कारण के बाद जो हम बात करेंगे वो होगा बैरकपुर का विद्रोह। इसके पूर्व हमने तात्कालिक कारण के रूप में चर्बी युक्त कारतूस की बात कर सकते हैं। चर्बी युक्त कारतूस, और इसके बाद बैरकपुर का विद्रोह और फिर संगठन एवं तैयारी और इसी के बाद विद्रोह का प्रसार, प्रमुख केंद्र, विद्रोह की असफलता के कारण, और लास्ट में हम 1857 के महाविद्रोह के परिणाम की बात करेंगे। मित्रों,
चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग 1857 के महाविद्रोह का तात्कालिक कारण था। सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग दिसंबर 1856 ईस्वी में शुरू हुआ। पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल P53 नाम कहीं कहीं मिलता है, ज्यादातर नाम एनफील्ड राइफल ही मिलता है, का प्रयोग शुरू हुआ। सबसे पहले इस कारतूस का निर्माण बुलिच शस्त्रागार में किया जाता था और फिर धीरे धीरे यहां अपने भारत में दमदम, अंबाला और सियालकोट में चर्बी युक्त कारतूस का निर्माण एवं प्रशिक्षण शुरू किया गया। मित्रों, 1857 की क्रांति में सैनिकों ने जिस विद्रोह की शुरुआत किया और इनका जो विरोध था सबसे ज्यादा, वह चर्बी युक्त कारतूस का था। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर जो एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाई गई, नई एनफील्ड राइफल, इसमें जो कारतूस प्रयोग की जाती थी उसके ऊपरी सिरे पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था और उसे प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। यह बात जब सैनिकों को पता चली तो सैनिकों को ऐसा लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है और उन्हें ईसाई बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और वे अपने आप को रोक नहीं सके, विद्रोह पर उतर आए, क्रांति पर उतर आए। मित्रों, यही सैनिक जो कि चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किए, और विरोध तो चर्बी युक्त कारतूस का किया, लेकिन जब अपने अंग्रेज अधिकारियों को ये मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, तो इसका ख्याल सैनिकों के मन में नहीं आया कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आवेश में अपने धर्म को जब सैनिकों ने सोचा कि धर्म अब भ्रष्ट हो ही गया है, तो हम अब रुकने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों को, फिरंगियों को, गोरे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मित्रों, ये 1857 के महाविद्रोह के प्रमुख कारण पर मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। अब इसके आगे की जो चर्चा होगी वो बैरकपुर का विद्रोह, मंगल पांडे का विद्रोह, यहां से हम शुरू करेंगे। और मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम महानायक माना जाता है, तो इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।